देखो, अब हम पढ़ेंगे ये इसके पहले वाले हम लोग पढ़ रहे किंग एंड क्रॉनिकल्स। ठीक है, किंग एंड क्रॉनिकल क्लास 12 का है। अब इसमें पढ़ेंगे बुक ऑफ मनुस्क्रिप्ट। ठीक है, मेकिंग ऑफ मनुस्क्रिप्ट, कैसे मनुस्क्रिप्ट कैसे बनता था। तो जितना भी बुक था मुगल इंडिया में, ऑल बुक इन द मुगल इंडिया, वो मनुस्क्रिप्ट जो था, ऑल बुक इन मुगल इंडिया वेयर मनुस्क्रिप्ट। जितना भी बुक था मुगल इंडिया में वो सारा का सारा मनुस्क्रिप्ट था। डेट इज दे वेर हैंड रिटन, वो हैंड रिटन था, उसको हाथों से लिखा जाता था बुक को। ठीक है, दे वेर रिटन इन हैंड रिटन, हाथों से लिखा जाता था। और सेंट्रल मनुस्क्रिप्ट जो था उसको हम लोग क्या बोलते थे, किताब खाना। ठीक है, जैसे एक रूम है, समझ लो बड़ा सा रूम किताब खाना बना दिया, वो सेंटर मनुस्क्रिप्ट प्रोडक्शन था। वहाँ पे लोग बैठते थे, वहाँ पे किताब लिखते थे। ठीक है, तो सेंटर मनुस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वॉज द इम्पीरियल किताब खाना, ऑल्सो द किताब खाना कैन बी ट्रांसलेटेड एज ए लाइब्रेरी, और ये किताब खाना को लाइब्रेरी में ट्रांसलेट कर दिया गया था। ठीक है, ऑल्सो द किताब खाना कैन बी ट्रांसलेटेड एज लाइब्रेरी, ऑल्सो किताब खाना लाइब्रेरी में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, इट वॉज ए स्क्रिप्टोरियम। स्क्रिप्टोरियम मतलब होता है जहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते हैं किताब खाना का, वो है स्क्रिप्टोरियम। दैट इज प्लेस वेयर द एम्पर कलेक्शन मनुस्क्रिप्ट वॉज केप्ट, जहाँ पे अकबर का या एम्परर का कलेक्शन मनुस्क्रिप्ट को रखा जाता था और नया मनुस्क्रिप्ट को बनाया जाता था। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ द मनुस्क्रिप्ट इन्वॉल्व नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग वेराइटी ऑफ टास्क, और बहुत सारे वेराइटी ऑफ टास्क के लोग यहाँ पे काम करते थे। और क्यों, क्योंकि पेपर मेकर वे नीडेड टू प्रिपेयर द फोलियोस ऑफ द मनुस्क्रिप्ट। जैसे मनुस्क्रिप्ट को बनाना है तो पेपर फोलियोस तो बनाना पड़ेगा, तो पेपर मेकर होते थे वहाँ पे जो फोलियोस बनाते थे। ठीक है, जैसे ये पेज है, ये पेज एक फोलियो टाइप का है ठीक है, ये ऐसा पेज बनाना पड़ेगा ना, तो ऐसे पेज पहले बनाते थे लोग और उसके ऊपर लिखते थे। ठीक है, तो जो ये पेज बनाने वाला कौन है, तो पेपर मेकर है। वॉज नीडेड टू मेक अप प्रिपेयर द फुलियस ऑफ द मनस्क्रिप्ट। ठीक है, फिर स्क्राइब और कैलीग्राफर टू कॉपी द टेक्स्ट। अब जो टेक्स्ट को कॉपी करना है, स्क्राइब मतलब लिखना, राइटर। जो कैलीग्राफर है, कैलीग्राफर क्या होता है, आर्ट ऑफ राइटिंग। तो वो टेक्स्ट को कॉपी करना है मनुस्क्रिप्ट के अंदर, तो वो भी स्क्राइबर होता था, कैलीग्राफर होते थे। फिर ग्लाइडर टू एलिमेंट द पेज, पेज को सजाने के लिए भी कोई कोई पर्सन होता था। फिर पेंटर होते थे टू इलस्ट्रेट द सीन, कुछ लिख रहे हैं उससे रिलेटेड कोई ड्राइंग बनाना है, कोई सीन बनाना है टेक्स्ट में, तो वो बनाने के लिए भी पर्सन होते थे। फिर बुक बाइंडर होते थे जो बुक को, जैसे मनुस्क्रिप्ट में 50-60 पेज लिख दिया, तो 50-60 पेज को बाइंड करेंगे ना एक बुक में, तो बुक बाइंडर होते थे तो गेट द इंडिविजुअल फोलियोस एंड सेट देम विद इन द ऑर्नामेंटल कवर्स, और उसको ऑर्नामेंटल कवर से सजाते थे। बताओ, ताकि क्यों ऐसा करते थे, द फिनिश मनुस्क्रिप्ट को लगना चाहिए वो प्रेसियस ऑब्जेक्ट है, इसके कारण। ठीक है, तो कैलीग्राफर द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग वह कंसिडर स्किल ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस था कैलीग्राफर्स का। इट वॉज प्रैक्टिस यूजिंग अ डिफरेंट स्टाइल, और हर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से कैलीग्राफर लोग करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट कैलीग्राफर कौन था, तो अकबर का सबसे इंपॉर्टेंट कैलीग्राफर था मोहम्मद हुसैन, जो नस्तालिक, नस्तालिक जो है, नस्तालिक राइटिंग है उसको बहुत फेमस था। तो ये जो हैंड राइटिंग दिख रहा है, ये नस्तालिक हैंड राइटिंग है, ये नस्तालिक हैंड राइटिंग है। ठीक है, यही है नस्तालिक हैंड राइटिंग। तो अकबर का फेवरेट था नस्तालिक, अ फ्लूड स्टाइल विथ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। देखो, बड़ा बड़ा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ऐसे से लिखा गया, ऐसे बड़ा बड़ा, ये बड़ा बड़ा लिखा गया है, ऐसे बड़ा बड़ा लिखा गया है। तो ये नस्तालिक था, यही अकबर को बहुत फेमस पसंद था। और इसको कौन लिखता था, मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर, जिनको टाइटल दिया था अकबर ने जरीन कलम का, गोल्डन पेन का। ठीक है, वो लिखता था ये। सो इट इज़ रिटन यूजिंग अ पीस ऑफ ट्रिम्ड रीड विथ अ टिप ऑफ 5 to 10 mm कॉल्ड कलम। एक कलम होता था 5 to 10 mm का, उसको ऐसे बीच में से ऐसे फाड़ देते थे और उसमें इंक लगा देते थे, लगा के फिर लिखते थे उसको। ठीक है, तो इट इज रिटन यूजिंग अ पीस ऑफ ट्रिम्ड रीड विद अ टिप ऑफ 5 to 10 mm कॉल्ड कलम डीप इन कार्बन इंक, स्याही। द नीब ऑफ द कलम इज यूजली स्प्लिट इन द मिडल टू फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक। समझ गया। देखो, ये नस्तालिक है, इसको किसने लिखा है, मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर ने, जो कैलीग्राफर था अकबर कोर्ट का। इसको टाइटल दिया गया है जेरिन कलम का, गोल्डन पेन का। और ठीक है, और ये सबसे फेमस था अकबर के लिए। देखो, जो पेंटेड इमेज किया गया था ना मनुस्क्रिप्ट में, जो इमेज को पेंटेड किया गया था ना, वो पेंटेड को क्या क्या नाम बोलते हैं हम लोग, मिनिएचर पेंटेड। मिनिएचर क्यों बोलते हैं,
क्योंकि बहुत छोटा छोटा पेंट किया गया था, इसलिए वो बहुत मिनिएचर था, मतलब मिनी था, मतलब छोटा छोटा था, इसलिए छोटे छोटे को क्या बोलते हैं, मिनिएचर। तो इसलिए मिनिएचर पेंटिंग किया गया था मुगल मनुस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, मुगल जो मनुस्क्रिप्ट लगाता था उसमें मिनिएचर पेंटिंग किया गया था। ठीक है, सो पेंटिंग सब नॉट ओनली एनहांस द ब्यूटी ऑफ द बुक बट ऑल्सो बिलीव टू पोजेस स्पेशल पावर ऑफ कम्युनिकेटिंग द आइडिया अबाउट द किंगडम एंड द पावर ऑफ किंग इन विच द रिटन मीडियम कुड नॉट। द हिस्टोरियन अबुल फजल डिस्क्राइब पेंटिंग एज मैजिकल आर्ट। और यही अबू फजल डिस्क्राइब करते हैं कि जो आर्ट था, पेंटिंग था, उसको मैजिकल आर्ट बोलते हैं वो। इन इज व्यू इट इज़ अ पावर टू मेक द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लुक एज दे पोजेस लाइफ। वो बोलते हैं कि इन अनमेट ऑब्जेक्ट, जो मरा हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको भी जिंदा दिखा सकते हैं हम लोग आर्ट से, मैजिकल आर्ट से, पेंटिंग से, इसलिए लोग पेंटिंग को मैजिकल आर्ट बोलते हैं अबू फजल। ठीक है, अब तो बस ये सब था। लेकिन क्या हुआ कि कभी भी मुस्लिम मुस्लिम सोसाइटी में ना हम लोग मैन को पेंटिंग में नहीं दिखा सकते। ठीक है, इसके कारण अगर जो पेंटर बना रहे, जैसे ये है पेंटर है, ये देखो मैन को बना रहे ना ऐसे, तो कभी मुस्लिम सोसाइटी में ना हम लोग पेंटिंग, मैन का पेंटिंग नहीं बना सकते ये सब। इसके कारण ना मुगल एम्पायर में झगड़ा होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था। किसके बीच में होता था कॉन्फ्लिक्ट? मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स और एम्पायर के बीच में। तो द प्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग पोर्ट्रे द एम्पायर, हिज कोर्ट एंड द पीपल वेयर पार्ट ऑफ इट was a source of constant tension between the ruler and the representative of the Muslim Orthodox। क्योंकि मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स चाहता था कि आप इमेज मत बनाओ, ये कुरान के खिलाफ है। ठीक है, इट इज एंसर्ड इन द कुरान एज वेल हदीस कि आप ह्यूमन बीइंग का पेंटिंग नहीं बना सकते। ठीक है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होता था एम्परर और मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स के बीच में। लेकिन अकबर तो सुनना नहीं चाहता है, अकबर तो करेगा ही, तो अकबर इसलिए फिर कमीशन करता था और वो बनाता था पेंटिंग वगैरह। हियर द प्रॉफिट साइट इज हैविंग फॉरबिडन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग बीइंग इन द नेचुरलिस्टिक मैनर। ठीक है, इसके कारण होता था उनके बीच में झगड़ा। अब देखो यहाँ पे लिखा है इन फ्रेज ऑफ तस्वीर, तो मोहम्मद अबुल फजल लिखते हैं कि तस्वीर तस्वीर को बनाया गया बहुत ही अच्छे तरीके से। और एक बीहड़ जो है, बीहजड़, ठीक है, बीहजड़ कौन थे? ये सफ़ाविद रूलर के पेंटर थे, सफ़ाविद रूलर के पेंटर थे बीहजड़। और बाबर के अंडर भी काम किए थे बीहजड़, बहुत बड़े पेंटर थे ये। ठीक है, तो देखो ये जो बीहजड़ है, वो सफ़ाविद कोर्ट में, सफ़ाविद कोर्ट कौन है? सफ़ाविद ये ईरान का रूलर है, इसके अंडर में काम करता था ये पेंटर, और फिर बाबर के अंडर भी काम किया ये। ठीक है, उसके बाद फिर मीर सैयद अली अब्दस समद, तो मीर सैयद अली और अब्दस समद ये दोनों पेंटर है कहाँ के? मुगल एम्परर हुमायूं के, मुगल एम्परर हुमायूं के पेंटर है मीर सैयद अली और अब्दस समद। मीर सैयद अली अब्दस समद हुमायूं के पेंटर है। ठीक है, उसके बाद फिर जहांगीर के पेंटर का नाम भी याद रखना हम लोग को, बिसनदास और अबुल अल हसन। ठीक है, बिसनदास और अबुल अल हसन। उसके बाद अकबर के पेंटर का भी नाम याद रखना हम लोग को। तो अकबर कोर्ट हिस्टोरियन अबुल अल हसन cited the emperor saying there are many that had painting but such men I dislike. I appear to be me that an artist has a unique way of recognizing God when we must come to feel what cannot bestow on life on his work। द अकबरनामा एंड द बादशाहनामा। ठीक है, अकबरनामा एंड द बादशाहनामा। अकबरनामा तो आपको पता है किसने लिखा था? अबुल फजल। अब बादशाहनामा किसने लिखा? तो बादशाहनामा देखते हैं हम लोग किसने लिखा। ठीक है, अकबरनामा के बारे में तो आपको बता दिया हूँ कि अकबरनामा 1589 में स्टार्ट हुआ था, उसको अबुल फजल ने लिखा था। और अकबरनामा 13 ईयर तक उसको लिखा गया, 13 साल तक उसको लिखा गया था। ठीक है, अबू फजल ने उसको 13 साल तक लिखा था, वर्क किया था अकबरनामा के ऊपर। उसको अभी ये जो क्रॉनिकल था वो बहुत रेंज ऑफ सोर्सेस लिया गया वहाँ से, मतलब रेंज ऑफ सोर्सेस लेके उसको बनाया गया अकबरनामा को। कैसे रेंज ऑफ सोर्सेस है? एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, वो कई एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट बनाया गया। ठीक है, एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट को कलेक्ट करके लाया गया, फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लाया गया, ऑरल टेस्टामनी लाया गया, ऑरल टेस्टामनी ऑफ नॉलेजेबल पर्सनस। ठीक है, तो ऑरल टेस्टामनी ऑफ नॉलेजेबल पर्सनस, ये मतलब जो नॉलेजेबल पर्सन है उसे ऑरली टेस्टामनी पूछा गया, ऑरली पूछ तरीके से पूछ के उसमें लिखा गया।
तो ऑरल टेस्टिमोनी ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लाया गया, फिर एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट, ठीक है, एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स बताया गया, उसको वकई बोलते हैं। फिर इस तरीके से अकबरनामा को लिखा गया था। और अकबरनामा को डिवाइड किया गया 3 बुक में। अब 3 बुक का नाम मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। और वॉल्यूम 3 क्या है? आईन अकबरी है। वॉल्यूम 1 में क्या लिखा गया था बताया था मैंने, एडम से 30 ईयर तक अकबर का रूल के बारे में लिखा गया था। फिर दूसरे सेकेंड वॉल्यूम में 46 रीजनल ईयर 1601 तक पूरा लिखा गया। फिर थर्ड बुक में अकबर का नेक्स्ट पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, ठीक है। उसका फिर अबू फजल को मार दिया किसने? बीर सिंह बुंडेला, ठीक है। ये बीर सिंह बुंडेला ने मार दिया था अबू फजल को, जो कि प्रिंस सलीम जो जहांगीर था उसने मरवा दिया था अबू फजल को, क्योंकि अबू फजल अकबर का बहुत बड़ा फैन था, मतलब कोर्ट हिस्टोरियन था, इसलिए जहांगीर को पसंद नहीं था अबू फजल, इसलिए उसको मरवा दिया बीर सिंह बुंडेला से। और बाद में बीर सिंह बुंडेला को एक हायर मनसबदार भी बना देता है जहांगीर। अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है अबू फजल के बाद हम लोग को पढ़ना है बादशाहनामा। बादशाहनामा को कौन लिखना स्टार्ट किया? अब्दुल अहमद हमीद लाहौरी, ठीक है। देखो, बादशाहनामा को लिखना चालू किया अब्दुल हमीद लाहौरी। और अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे वो 10-10 साल का लिखते थे। जैसे 1626 में शाहजहाँ रूल करने के लिए आया, 1526 से 36, 46, 56 30 साल रूल किया था। और 30 साल का हिस्ट्री लिखते ही है 10-10 साल में, ठीक है। तो हर एक 10 लूनर ईयर, हर एक 10-10 साल का हिस्ट्री लिखते हैं बादशाहनामा में। तो टोटल 3 वॉल्यूम हो गया, 1626 से 36, 36 से 46, 46 से 56। तो पहला 2 सेंचुरी का जो इन लोग ने लिख दिया था हिस्ट्री, कौन? लाहौरी सर, अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने पहला 2 डेकेड का हिस्ट्री लिख दिया था। लेकिन इसके बाद ये मर गए, तो मरने के बाद फिर इसको कौन लिखा? इसको लिखा मोहम्मद वारिस। वारिस लिखे, जो लास्ट वाला जो सेंचुरी था 1546 से 56 का, वो लिखे थे मोहम्मद वारिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, लाहौरी बादशाहनामा को 3 वॉल्यूम में लिखा गया। लाहौरी रॉट द फर्स्ट एंड सेकेंड दफ्तर comprising first 2 decades of the emperor rule 1526 to 47, and this volume were later revised by सदुल्ला खान। उसका इसको ये जो वॉल्यूम को रिवाइज किया था सदुल्ला खान ने। फिर शाहजहाँ का वजीर लाहौरी का जो 1547 के बाद उसको कंटिन्यू किया कौन? वारिस, मोहम्मद वारिस, उसको कंटिन्यू किया था, ठीक है। समझ गए? अब देखो, तो यही है, यहाँ पे देखो एक चीज़ और लिखा है कि नवाब ऑफ अवध, अवध का जो नवाब था उसने बादशाहनामा को किंग जॉर्ज 3 को दिया था 1799 में। तो 1799 में किंग जॉर्ज 3 को बादशाहनामा गिफ्ट कर दिया था नवाब ऑफ अवध, ठीक है। और ये इंग्लिश के रॉयल कलेक्शन में अभी भी रखा गया है बादशाहनामा, ठीक है। चलो, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि देखो, अब बुक को ट्रांसलेट करने के लिए बहुत सारा सोसाइटी बनाया गया। उसमें से एक सोसाइटी हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1784 में बना। और इसके जो फाउंडर थे सर विलियम जोन, ठीक है। तो इसमें ही अकबरनामा को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, किसने कन्वर्ट किया? हेनरी बेवरिज ने। तो अकबरनामा को किसने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में? हेनरी बेवरिज ने, आफ्टर द ईयर ऑफ हार्ड लेबर और वली एक्सेप्ट। अकबरनामा को किसने कन्वर्ट किया? हेनरी बेवरिज ने। उसके बाद फिर बादशाहनामा के कुछ एग्जप्ट, कुछ पैराग्राफ को चेंज किया गया, पूरा एंटायरली बादशाहनामा को चेंज नहीं किया गया अब तक, ठीक है। अब देखते हैं आइडियल किंगडम। अब आइडियल किंगडम में क्या है? डिवाइन लाइट। देखो, कभी भी डिवाइन लाइट का आइडिया कहाँ से आया? डिवाइन लाइट मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, जब पहले ना एम्परर जो था ना उसको नॉर्मल डिपिक्ट कर देते थे, लेकिन अब एम्परर को कैसे डिपिक्ट कर रहे? तो देखो, उसके सर के पीछे देखो ये गोला सा है, गोला सा है, उसको ऐसे रे दिखा रहे, जैसे लग रहा है लाइट आ रहा है वो। तो ये हेलो है, हेलो कि किंग को ये कौन है? जहांगीर है, और जहांगीर है, और इसका फादर ये कौन है? अकबर है। अकबर में भी देखो ऐसे दिखाया, गोला दिखाया और उससे लाइट लाइट दिखाया। तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये किंग जो है वो गॉड के समान है,
मतलब डिवाइन लाइट, ये जो है ना ये डिवाइन लाइट है, डिवाइन लाइट को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसा जताया गया कि किंग जो है वो गॉड के समान है, गॉड का लाइट है किंग। ठीक है, इसके कारण एक एडिशनल फीचर मुगल ने पेंटिंग में अपने डाल दिया। ठीक है, कि अब जो एम्परर होगा उसके सर के पीछे हेलो होगा, जो कि गॉड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है तो वही है डिवाइन लाइट। देखो, सो कोर्ट क्रॉनिकल ड्रू अपॉन मेनी सोर्सेज टू शो द पावर ऑफ द मुगल किंग कैम डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड। सो देखो, पावर ऑफ द मुगल किंग कैम डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड, इसलिए वो ऐसा दिखा देते हो सर के पीछे हेलो। सो वन ऑफ द लीजेंड नरेटर वाज दैट मुगल क्वीन एलेंकुआ हु वाज इम्प्रेग्नेंटेड। तो एक मंगोल क्वीन थी एलेंकुआ। कौन थी? मंगोल क्वीन थी एलेंकुआ हु वाज इम्प्रेग्नेटेड बाय द रे ऑफ सनशाइन व्हाइल रेस्टिंग इन हर टेंट। एक बार वो टेंट में रेस्ट कर रही थी, वहीं पे रे ऑफ सनलाइट आया और उसको ऑफ स्प्रिंग सी बोर कैरीड इज डिवाइन लाइट, और जो उसके पेट में जो बच्चा था उसमें वो डिवाइन लाइट आ गया, और वो डिवाइन लाइट के कारण वो जनरेशन से जनरेशन वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। ये मान्यता है, स्टोरी है, मुगल एम्पायर में चल रहा है अभी भी। ठीक है, मतलब उस टाइम चलता था। तो बेसिकली ये जो मुगल क्वीन एलेंकुआ है वो एक दिन अपने टेंट में रेस्ट कर रही थी, वहाँ पे एक सनलाइट आया और उसके पेट में जो बच्चा था उसको अंदर आ गया, और वो जो जनरेशन से जनरेशन वो ट्रांसलेट हो, जनरेशन जनरेशन पास ऑन होते गया। ठीक है, तो वहीं से डिवाइन लाइट का कंसेप्ट आया। ठीक है, और क्या है, तो Abu Fazl placed the Mughal kingship as the highest station at the Indian stationery of object receiving highest emanating from the god फर्ज ईजादी। ठीक है, तो अबुल फजल मुगल किंगशिप को हाईएस्ट रखते हैं, हाई स्टेशन पे, मतलब सबसे ऊपर रखते हैं, और वो बोलते हैं कि जो भी लाइट है वो गॉड से आ रहा है। ठीक है, और गॉड को क्या बोले ना, फर ईजादी, जो गॉड से जो लाइट आ रहा है और वो मुगल एम्पर के जनरेशन जनरेशन जा रहा है, उसको ही बोला गया फर ईजादी। हियर ही वॉज इंस्पायर बाय द फेमस ईरानियन सूफीज़म, और यहाँ पे वो फेमस ईरानियन सूफीज़म से इंस्पायर हो गए, फेमस सूफी ईरानियन से इंस्पायर हो गया वो। ठीक है, इंस्पायर हो गया वो, और इंस्पायर होके और कौन किसने इंस्पायर, सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी हु फर्स्ट डेवलप हिज आइडिया अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया। और सबसे पहला ये डिवाइन लाइट का कंसेप्ट किसने लाया था? सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ये इनका डेथ हो गया था 1191 में। हु फर्स्ट डेवलप दिस आइडिया, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने आइडिया को डेवलप किया था। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया देयर वाज अ हायरार्की इन विच द डिवाइन लाइट वाज ट्रांसमिटेड टू द किंग हु देन बिकम द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर हिज सब्जेक्ट। ठीक है, और फिर वो स्पिरिचुअल गाइडेंस धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा और वो जनरेशन जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहेगा। ठीक है, तो एक लाया था सुहरावर्दी ने अपने फर्स्ट टाइम यही लाया था। ठीक है, ईरानियन सूफीज़म इन्होंने लाया था। अब देखो, तो ओरिजिन ऑफ सुहरावर्दी फिलोसफी वेंट बैक टू द प्लेटो रिपब्लिक। जो प्लेटो रिपब्लिक था, प्लेटो जो था उसके रिपब्लिक में भी ये लिखा गया है। ठीक है, तो वहीं से सुहरावर्दी का फिलोसफी आया है। सो वे गॉड इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ऑफ द सन। गॉड को किससे रिप्रेजेंट किया गया? सिंबल ऑफ द सन से। सुहरावर्दी रिटर्न राइटिंग वेर यूनिवर्सली रीड इन द इस्लामिक वर्ल्ड, दे वेर स्टडी बाय शेख मुबारक। और इसको फिर शेख मुबारक ने रीड किया, और वो शेख मुबारक ने अपने बेटे को ट्रांसफ़र किया, फैजी को और अबुल फजल को। तो अबू फजल का बाप कौन है, फादर कौन है? शेख मुबारक। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ेंगे जहांगीर। देखो, उसके बाद फिर जहांगीर में तो आपको बताया हूँ, जहांगीर का पेंटर कौन था? बिशनदात और अबुल अल हसन, जिसको टाइटल में था नदीर अल जमन। ठीक है, अबुल अल हसन को टाइटल क्या मिला था? नदीर अल जमन। अबुल हसन को टाइटल क्या मिला था? नादिर अल जमन। ठीक है, और अबुल हसन ने पेंटिंग बनाया था जहांगीर होल्डिंग पोर्ट्रेट ऑफ वर्जिन मैरी। ठीक है, वर्जिन मैरी को हाथ में लिए हुए पेंटिंग बनाया था किसने? अबुल हसन ने। तो यूनिफाइंग फोर्स, तो देखो, एज द सोर्स ऑफ ऑल पीस एंड स्टेबिलिटी द एम्परर स्टूड अबव ऑल द रिलीजियस एंड द एथनिक ग्रुप। एज द सोर्स ऑफ ऑल पीस एंड स्टेबिलिटी, पूरे एम्परर में पीस और स्टेबिलिटी चाहिए, इसके कारण जो एम्परर को ना पूरे रिलीजियंस के भी ऊपर रखा गया था, और
एथनिक ग्रुप्स के भी ऊपर रखा गया था। ठीक है, तो रिलीजन्स के भी ऊपर, इतने ग्रुप के ऊपर कौन है, एम्परर है। मेडिएटेड अमंग देम, और इनके बीच में कोई दिक्कत होगा तो एम्परर उसको मेडिएट करेगा, एंश्योर करेगा जस्टिस एंड द पीस प्रिवेल। ठीक है, तो अबू फजल डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ सुल्ह इक्वल एब्सोल्यूट पीस। तो अबू फजल एक आइडिया डिस्क्राइब करते हैं सुल्ह इक्वल का, जो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पीस एट द कॉर्नरस्टोन ऑफ एनलाइटेंड रूल। ठीक है, तो सिल्क किल और रिलीजियस इन द स्कूल ऑफ थॉट एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इन शुल्क ई कुल में क्या है, जितने भी रिलीजियस है, स्कूल ऑफ थॉट है, वो उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट ऑन कंडीशन दैट दे डिड नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। और वो बस स्टेट का अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं करेंगे और एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, और शुल्क ई कुल बोलता है और रिलीजन एंड द स्कूल ऑफ थॉट हैज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जितने भी स्कूल ऑफ थॉट है और जितने भी रिलीजन, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया। द आइडिया ऑफ सिल्क इक्वल वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट पॉलिसी। और आइडिया ऑफ सिल्क इक्वल को इम्प्लीमेंट किया गया कैसे, स्टेट पॉलिसी से। द नोबिलिटी अंडर द मुगल वाज कंपोजिट वन कंप्राइजिंग ईरानीस। तो जो नोबिलिटी थे मुगल एम्पर में, उसमें बहुत सारे लोग थे, ईरानी थे, तुरानीस थे, अफगानिस थे, राजपूत थे, डेक्कनीस थे, ऑल हुम वे गेव पोजीशन अवॉर्डेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विस। ठीक है, तो इसीलिए सूर्य की कुल का जो है आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि बहुत सारे नोबल थे, उनको सबको एकजुट करके रखना था। ठीक है, उसका रॉयल्टी टू द किंग। ठीक है, फर्दर ये अब सूल की कुल को इम्प्लीमेंट करने के लिए अकबर क्या किया, सूल की कुल को इम्प्लीमेंट करने के लिए अकबर क्या करेंगे, पिलग्रिमेज टैक्स को एबोलिश कर देंगे। ठीक है, पिलग्रिमेज टैक्स मतलब जहाँ पे आप मंदिर जाओ, जहाँ भी जाओ वहाँ पे कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। पिलग्रिमेज टैक्स को एबोलिश कर दिए। जजिया टैक्स को भी एबोलिश कर दिए 1564। क्यों, किसके पॉलिसी के तहत, शुल्क ई कुल के पॉलिसी के तहत। किसके पॉलिसी के तहत, शुल्क ई कुल पॉलिसी के तहत। क्यों कही, क्योंकि उनको यूनिफाइंग फोर्स, यूनिफाइंग करना था पूरे एम्परर को, इसके कारण ये सब चीज़ उठाया मुगल एम्परर ने। ठीक है, उसके बाद फिर अकबर क्या करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन वे सेंड टू ऑफिसर ऑफ द एम्पर टू फॉलो द परसिप्ट ऑफ द सुल्किकुल इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इवन द टेम्पल वे डिस्ट्रॉयड इन द वर्क ग्रैंड वे रिलेटेड इशू फॉर द रिपेयर। जो भी टेम्पल कुछ भी डिस्ट्रॉय हुआ था उसको वापस रिपेयर किया गया। ठीक है, लेकिन फिर लेटर तो पता ही है, औरंगजेब ने वापस जजिया को रिम्पोज कर दिया था, वो तो हम लोग को पता है। ठीक है, अब जस्ट सॉर्मिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट सॉर्मिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो सॉर्मिटी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। कैसे, देखो, अबू फजल डिफाइन सॉर्मिटी, सॉर्मिटी कौन, अकबर, मुगल एम्परर, वो है सॉर्मिटी। तो अबुल डिफाइन करते हैं सॉर्मिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो मुगल एम्परर है वो एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, किसके बीच में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एम्परर के बीच में और उसके सब्जेक्ट के बीच में। द एम्परर प्रोटेक्ट द फोर इसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट। अपनी जो सब्जेक्ट है, अपनी प्रजा है, उसके चार चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा अकबर एम्परर। वो चार चीज़ क्या है, उसकी लाइफ, उसकी प्रॉपर्टी, उसका ऑनर और उसका फेथ। ये चार चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा कौन, अकबर, मुगल एम्परर। क्या क्या प्रोटेक्ट करेगा, उसका लाइफ, उसका प्रॉपर्टी, उसका ऑनर, उसका फेथ। एंड इन रिटर्न जो उसका सब्जेक्ट क्या देगा, उसको ओबीडियंस देगा, उसको रिस्पेक्ट करेगा और उसके प्रति लॉयल रहेगा किंग के प्रति। एंड शेयर ऑफ रिसोर्स, और रिसोर्सेज को शेयर करेगा। सो ओनली जस्ट सोवरेन वे थॉट टू बी एबल टू ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्ट विद द पावर एंड डिवाइन गाइडलाइंस। समझ गए। इसीलिए इसीलिए देखो, इसीलिए यहाँ पे अब देखो, नंबर ऑफ सिंबल वे क्रिएटेड फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन आइडिया ऑफ जस्टिस। जस्टिस देने के लिए नंबर ऑफ आइडियाज़ को, जैसे एम्परर है, एम्परर क्या देगा, जस्टिस देगा ना, तो जस्टिस देने के लिए नंबर ऑफ आइडिया को इसको रिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, द हाइएस्ट वर्च्यू ऑफ द मुगल मोनार्की, वन ऑफ द फेवरेट सिंबल यूज बाय द आर्टिस्ट वॉज मोटिव ऑफ लायन एंड द लैम्प स्पेशली नेस्टिंग ईच अदर। देखो ये डायग्राम में देखो, यहाँ पे डायग्राम देखो, एक बनाया इसमें लायन और लैंप दोनों को एक साथ बिठाया है, जबकि लायन लैंप को खा जाता है। लेकिन ये क्यों ऐसा डायग्राम बनाया गया, क्योंकि पीस होना चाहिए एम्परर में, इसीलिए पूरे एम्पायर में पीस होना चाहिए, इसलिए ऐसे ऐसे डायग्राम को रिप्रेजेंट किया गया। जैसे यहाँ पे देखो चैन ऑफ जस्टिस है, देखो चैन है, चैन ऑफ जस्टिस बनाया गया। कौन बनाया था, जहांगीर ने बनाया था, कि
चैन ऑफ जस्टिस किसके हाथ में, देखो परी के हाथ में कि नहीं, डिवाइन के हाथ में ना। तो जहांगीर को ऐसा डिवाइन बताया गया, वो बताया कि चैन ऑफ जस्टिस के कारण वो जस्टिस करेगा अपनी प्रजा में। तो ऐसा सब कुछ बताया गया। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है जहांगीर शूटिंग फिगर ऑफ पॉवर्टी पेंटिंग बाय द आर्टिस्ट अबुल अल हसन। इसको आर्टिस्ट को अबुल अल हसन ने बनाया है, अबुल अल हसन ने। और मोड ऑफ चैन ऑफ जस्टिस सोन डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन, और इस तरीके से। और इस कितना बेल था ये, चैन वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड का बना था ये चैन। ठीक है, जो भी बनाया था जहांगीर ने प्योर गोल्ड का बनाया था, और 30 गज इन लेंथ, 30 गज का लेंथ में बनाया था, और कंटेंट 60 बेल था उसके अंदर, टोटल 60 बेल था उसके अंदर। ठीक है, 30 गज के बेल में और 60 बेल था टोटल। ठीक है, तो चैन ऑफ जस्टिस में कितना बेल था, 60 बेल था, और 30 गज का लेंथ में पूरा बनाया था। और दिस वॉज टू मीन टू सिग्निफाई द रिल्म बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक कुड एग्जिस्ट इन हार्मोनी। तो जो लायन और लैम्प को एक साथ बनाया, मतलब वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए हार्मोनी में। सो कोड सीन वेयर द इलस्ट्रेटेड बासानामा प्लेस मोटिव, समझ गए। अब आओ कैपिटल एंड कोट। तो देखो कैपिटल एंड कोट में क्या है कि 1570 में ही डिसाइडेड बुल्ड न्यू कैपिटल फतेहपुर सिकरी। तो कौन डिसाइड किया, अकबर ने। ठीक है, अकबर, तो दिल्ली पसंद नहीं था अकबर को, अकबर को पसंद था आगरा। तो अकबर आगरा चले गया था, अपने कोर्ट को ये खाली करके आगरा में रूल करता था। तो आगरा में ही वहाँ पे फतेहपुर सिकरी में अकबर बोला कि मैं नया कैपिटल बनाऊंगा फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, तो वहाँ पे अकबर ने बनाया, और सिकरी वॉज लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट रोड टू अजमेर। और क्यों, क्योंकि ये सिकरी से अजमेर डायरेक्ट रोड पे था, इसलिए बना। क्योंकि अकबर हर साल 2-3 बार आते थे अजमेर में। अजमेर में क्या था, दरगाह था शेख मुद्दुद्दीन चिश्ती का। ठीक है, इसीलिए। अब अकबर कमीशन किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइट मार्बल टॉम फॉर शेख सलीम चिश्ती नेक्स्ट द मैजेस्टिक फ्राइडे। सिकरी के ही बाजू में शेख सलीम चिश्ती का इन्होंने मार्बल, वाइट मार्बल का टॉम बनाया था। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया। बुलंद दरवाज़ा बनाया, क्यों बनाया, गुजरात जीत गया था अकबर ने, इसलिए बनाया। तो इनॉर्मस आर्च गेटवे बुलंद दरवाजा और मीन टू रिमाइंड विजिटर ऑफ द मुगल विक्ट्री इन गुजरात। और बुलंद दरवाजा कहाँ बनाया, फतेहपुर सिकरी में बनाया। फतेहपुर सिकरी में ही बुलंद दरवाजा बनाया था। कब बनाया था, जब गुजरात का कैंपेन जीत गया था अकबर ने, तब बनाया था। ठीक है, फिर 1585 में क्या हुआ, कैपिटल को वापस ट्रांसफर कर दिया गया लाहौर। क्यों ट्रांसफर किया गया लाहौर, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का जितना भी फ्रंटियर एरिया था वो सबको कैप्चर करना था अकबर को। इसलिए 1585 में कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया लाहौर में टू ब्रिंग द नॉर्थ वेस्ट अंडर ग्रेटर कंट्रोल एंड अकबर क्लोजली वॉच द फ्रंटियर द 13 ईयर। समझ गए। तो देखो कैपिटल सिटी जो है वो चेंज हो रहा है ना, पहले दिल्ली, फिर आगरा, फिर लाहौर। तो इसलिए इसका जो नाम है हमारा कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी बहुत चेंज हो रहा है। ठीक है, शाहजहाँ परस्यू साउंड फिजिकल पॉलिसी एंड accumulated enough money to indulge his passion for the building। तो बिल्डिंग एक्टिवली इन मोनास्टर कल्चर एज यू सीड। ठीक है, अब 1648 में कोर्ट आर्मी एंड हाउस होल्ड मूव फ्रॉम आगरा टू द न्यूली कंप्लीटेड इंपीरियल कैपिटल शाहजहाँनामा। 1648 में जो कोर्ट आर्मी एंड हाउस होल्ड को फिर आगरा से शाहजहानाबाद में कन्वर्ट कर दिया गया। किसको, शाहजहानाबाद किसको पसंद था, शाहजहाँ को, जो दिल्ली का एक 7th सिटी है, वो पसंद था शाहजहां को, इसलिए उसने आगरा से शाहजहानाबाद अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। इट वॉज अ न्यू एडिशन टू ओल्ड रेसिडेंट ऑफ सिटी विद द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद सब था वहाँ पे, चांदनी चौक बनाया, बाजार बनाया, वो सब। ठीक है, उसके बाद फिर मुगल कोर्ट, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट फोकस सॉवर्निटी मिरर। उसका फंक्शन ऑफ द सॉवर्निटी एक्सिस मुंडी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल कोर्ट, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट फोकस ऑन द सॉवर्न मिरर एज स्टेटस एज द हार्ट ऑफ द सोसाइटी। इट्स सेंटरपीस वाज देयरफॉर द थ्रोन, तख्त, एक तख्त बनाया था शाहजहाँ ने। ठीक है, और वो तख्त कैसा काम करेगा, फंक्शन ऑफ द सॉर्नमेंट एज ए एक्सिस मुंडी। एक्सिस मुंडी मतलब होता है एक खंबा जिसको जमीन के अंदर गाड़ दिया हो और वो मेन फंक्शन कर रहा है, उसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसा ही सॉवरेन भी काम करेगा। सॉवरेन कैसा है, एक तख्त है जिसके ऊपर शाहजहाँ बैठेगा और वो जस्टिस प्रोवाइड करेगा अपने सब्जेक्ट को। उसको कंपेयर किया गया एक्सिस मुंडी से। ठीक है,
तो इट्स सेंटरपीस वाज देयरफॉर द थ्रोन द तख्त विच गेव फिजिकल फॉर्म टू द फंक्शन ऑफ द सॉवरेन एज एक्सिस मुंडी। जैसा एक्सिस मुंडी काम करता है वैसे सॉवरेन काम करेगा। एक्सिस मुंडी क्या होता है, एक जमीन के अंदर खंबा को गाड़ दिया गया है और वो सालों साल खड़ा है वैसे ही, ठीक है। उससे कंपेयर किया गया सॉवरेन, जो सॉवरेन को जो कि क्या देगा, जस्टिस देगा अपने सब्जेक्ट को, समझिए। So its centerpiece was therefore the throne, the takht, which gave physical form to the function of a sovereign as axis mundi. The canopy of symbol of kingship in India for the millennium was believed to separate the radiance of the sun from that of the sovereign. ठीक है, और हैलो तो बनाते थे वे, मैंने आपको पहले बता दिया। The canopy of the symbol of kingship in India for the millennium believed to be radiance of the sun from that of the sovereign. The chronicle laid down with the great precision of the ruler, और फिर वो सब था, इससे इम्पोर्टेंट नहीं है उसका। देखो दरबारी अकबरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है। दरबारी अकबरी में क्या है, अबुल फजल बताते हैं कि अकबर का जो दरबार था वो कैसे था, डिवाइन प्रेज होता था वहाँ पे, मतलब भगवान की जो भी अल्लाह है उनका जो प्रेज करते थे लोग, और उस तरीके से। और बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते थे, कॉर्निश लाते थे। और रिमेन स्टैंडिंग इन द प्रॉपर प्लेस, जो जब भी कोर्ट में आते थे ना, तो कोर्ट में आते तो क्या लाते थे, कॉर्निश लाते थे और प्रॉपर प्लेस के यहाँ पे खड़े रहते थे एम्परर को सैल्यूट करने के लिए। तो कॉर्निश क्या होता है, तो कॉर्निश वॉज अ फॉर्म ऑफ सेरेमोनियल सैल्यूटेशन इन विच द कोर्टियर प्लेस द पाम ऑफ राइट हैंड अगेंस्ट हिज फॉरहेड, ठीक है। तो अपना जो राइट हैंड है, देखो राइट हैंड अगेंस्ट हिज फॉरहेड, जो राइट हैंड है उसको फॉरहेड में रखेंगे और बैंड इज हेड। इट सजेस्ट द सब्जेक्ट प्लेस इज हेड सीट ऑफ द सेंस एंड माइंड इनटू द हैंड ऑफ इन्विटी प्रेजेंटिंग टू द रोल असेंबली, ठीक है। तो इस तरीके से कॉर्निश क्या है समझ लो, एक हैंड जो है राइट हैंड उसको सर पे रख के सर को नीचे करके 3 बार 4 बार ऐसे सैल्यूटेशन कर रहे किसको, एम्परर को, ठीक है। वो होता कॉर्निश। तो ऐसे करके सैल्यूटेशन होता था दरबारी अकबरी में, ठीक है। और भी सैल्यूटेशन था, सैल्यूटेशन और भी टाइप का था। एक तो कॉर्निश टाइप का सैल्यूटेशन हो गया, दूसरा एक सैल्यूटेशन है जिसका नाम है चहर तस्लीम, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ चहर तस्लीम क्या है। तो द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सबमिशन वॉज सिजदा प्रोस्टेशन। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन कौन क्या था, सिजदा था और कंप्लीट प्रोस्टेशन। और याद है सिजदा कौन लाया था, बालबन। सिजदा क्या होता है, जैसे पूरा ज़मीन में बैठ जाओ और पैर को ज़मीन पे रख दो और सर को ज़मीन पे रख के सिजदा करो, भगवान को नमन करो, वो था सिजदा, कंप्लीट प्रोस्टेशन, वो बालबन लाया था, ठीक है। अंडर द शाहजहाँ दिस रिचुअल रिप्लेस विद चरणम। और जब शाहजहाँ, और ये जो सिजदा है ये अकबर भी करवाता था, लेकिन शाहजहाँ ने सिजदा को ख़त्म करके क्या लाया, चहर तस्लीम और जामिम्बोस लाया, ठीक है। जामिम्बोस क्या होता है, किसिंग द ग्राउंड, एकदम आसान है, बैठो और ग्राउंड को किस करो फिर उठ जाओ आराम से। लेकिन चहर तस्लीम अच्छा है। चहर तस्लीम क्या है, तो चहर तस्लीम इज अ मोड ऑफ सैल्यूटेशन विच बिगेन विद द प्लेसिंग द बैक ऑफ द राइट हैंड ऑन द ग्राउंड। जो राइट हैंड का बैक है उसे ग्राउंड में रखना है, एंड रेजिंग इट जेंटली टिल द पर्सन स्टैंड इरेक्ट। और जैसे ही धीरे धीरे पर्सन खड़ा होगा वैसे ही धीरे धीरे खड़ा होना है। व्हेन ही पुट द पाल्म ऑफ हिज हैंड अपॉन द क्राउन ऑफ हिज हैंड इट इज़ डन 4 टाइम। और वैसे ही उसको कितने बार करना है, 4 बार करना है, ठीक है। तस्लीम मतलब होता है सबमिशन। तो अपना हैंड लेना है, उसको ज़मीन के अंदर ऐसे रख के फिर धीरे 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 उठना है और उठ के टिल द पर्सन इरेक्ट व्हेन ही पुट द पाम ऑफ हिज हैंड अपॉन द क्राउन ऑफ हिज हेड, ठीक है। और जब तक उसको हाथ सर पे लेके जाना है, उसके बाद फिर से ग्राउंड को छूना है, फिर से वो हाथ सर पे लेके जाना है, ऐसे करके 4 बार करना है वो, उसको बोलते हैं चहर तस्लीम, ठीक है। साब ई बारात इज़ द फुल मून नाइट, साब ई बारात फुल मून नाइट था वो, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और एक झरोका दर्शन देता था अकबर, क्या करते थे, झरोका दर्शन देते थे हर सुबह सुबह, ठीक है, ठीक है। झरोका दर्शन याद रखना, अकबर देता था, इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने, और ये अकबर देते थे अपने सब्जेक्ट को, ठीक है।
अब जेवेलेस थ्रोन, तो शाहजहां जो था वो जेवेलेस थ्रोन बना था तख्त ई मुरस्सा, ठीक है। इन द पब्लिक ऑडियंस इन द आगरा पैलेस, ये डिस्क्राइब इन द बादशाहनामा में वो डिस्क्राइब भी है, जैसे कि द थ्रोन वॉज कम्प्लीटेड इन द कोर्स ऑफ 7 ईयर, और ये थ्रोन को बनाने में कितना साल लग गया, 7 साल लग गया था, और प्रेसियस स्टोन से बना था ये, 1 लाख रुपए लगा था। और ये सब याद नहीं रखना, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1 लाख रुपए लगा था, 7 साल में बना था थ्रोन। और इसमें जो शाह अब्बास सफदी था सेंट द लेट एम्परर जहांगीर एंड इस रूबी वेयर डिस्क्राइब इन द नेम ऑफ द ग्रेट एम्परर तैमूर साहिब ई किरान मिर्जा शाहरुख, और ये सब का पूरा नाम लिखा था उसमें, अकबर जहांगीर और शाहजहां का नाम भी सब लिखा था, तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो आफ्टर स्पेंडिंग आवर इन द झरोका, तो एम्परर जाता था दीवानी आम में। दीवानी आम कौन है, ऑडियंस का हॉल है, और वहाँ पे प्राइमरी बिजनेस करता था गवर्नमेंट का, और करके फिर 2 घंटे बाद कहाँ जाता था, 2 आवर बाद। पहले तो अकबर आया, झरोका दर्शन दे के दीवानी आम में गया, प्राइमरी बिजनेस किया अपने गवर्नमेंट का, उसके बाद फिर वो काम पे गया दीवानी खास में गया। दीवानी खास में जाके प्राइवेट मीटिंग किया अपने मिनिस्टर से, प्राइवेट ऑडियंस में, और डिस्कस कॉन्फिडेंशियल मैटर को डिस्कस करके पूरा मैटर को पूरा करके फिर अपने आता था, वो अपना एम्पर में बैठता था, समझे। सो ओरिजिनल द एम्पर व्यू द वर्क ऑफ हाईली रिप्यूटेड आर्टिस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लान टू अट्रैक्ट मेमर्स ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज द एनिवर्सरी ऑफ द एसेसन ट्रेन, ईद, सब ई बारात हो गया, होली, ये सब मनाता था अपना, ठीक है। देखो यहाँ पे ड्राइग्राम में भी दिया है, प्रिंस खुर्रम बीइंग वेटेड इन द प्रीसियस, देखो वेट कर रहे, ये देखो ये इसको वेट कर रहे, किसमें वेट कर रहे, प्रीसियस मेटल में, इन द सेरेमनी कॉल जश्न ई वजन। तो जश्न ई वजन में जहांगीर को पूरा तुलादान करते थे, दान मतलब तौल रहे इसको सोना चांदी से जहांगीर को, ठीक है। किसको तौल रहे, प्रिंस खुर्रम को, मतलब शाहजहां को तौल रहे हैं, शाहजहां को तौल रहे हैं, ठीक है। और ये जहांगीर के मेमोरियल में लिखा गया है। उसके बाद फिर शादी, ये सब पूरा दिया हुआ डायग्राम, शादी कैसा होता था मुगल एम्पर में, कितना पैसा खर्चा होता था, तो ये सब है। 1633 में जब दारा सुको का शादी हुआ था नदीरा से, जो प्रिंसेस थी, प्रिंस परवेज की डॉटर थी वो, और उसको अरेंज किया था किसने, प्रिंस जानारा ने अरेंज किया था, ठीक है। प्रिंस जानारा ने अरेंज किया था, यही जानारा है, किसने क्या लिखा था, इसने ही एक बुक लिखा था संत का बायोग्राफी, इसका नाम क्या है, मुनिस अल अरवाह, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मुनिस अल अरवाह, यही प्रिंस जानारा थी जिसने सूफी संत के बारे में बहुत कुछ लिखा था। किसके बारे में लिखा था, मुनिस अल अरवाह में मुद्दीन चिश्ती के बारे में लिखा था, जो अकबर जाता था ना उसके बारे में लिखा था प्रिंस जानारा ने। उसका फिर एक सती उन्निसा खानूम थी, वो मिस चीफ मेड थी, लेट एम्प्रेस मुमताज़ महल की मेड थी वो, ठीक है। वो और प्रिंस जाना दोनों मिल के इनका शादी का पूरा अरेंजमेंट किए। उसका फिर हीना बंदी होता है, जैसे आज हमारे सोसाइटी में मेहंदी रस्म होता है ना, मेहंदी का रस्म, वैसे ही हीना बंदी होता था उसमें। तो हीना बंदी भी होता था, परफॉर्म किया जाता था दीवानी खास में, ठीक है। और फिर बिटल पान कार्डमम ड्राई फ्रूट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था अटेंडेंट ऑफ द कोर्ट में। और टोटल वेडिंग का खर्चा 32 लाख रुपीज़ बताया गया है, ठीक है। जिसमें से 6 लाख रुपए इम्पीरियल ट्रेजर से आया और 16 लाख रुपए खुद जहानारा ने दी है, ठीक है। और जो रेस्ट जो है 8 लाख रुपए वो ब्राइड की मदर दी है, समझ गए। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। अब टाइटल एंड गिफ्ट, टाइटल एंड गिफ्ट क्या है, तो देखो टाइटल एंड गिफ्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मुगल एम्पर को टाइटल मिलता था, तो द टाइटल अजाफ शाह फॉर वन ऑफ द हाईएस्ट मिलिट्री ऑर्डिनेटर विद द अजाफ। तो जब भी जो हाईएस्ट मिनिस्टर होते थे ना उनका नाम अजाफ से ही चालू होता था, असाफ से चालू होता, असाफ। तो इसलिए एक टाइटल दिया गया असाफ खान, ठीक है। फॉर वन, किसको असाफ खान टाइटल दिया जाता था, जो हाईएस्ट मिनिस्टर था, ठीक है। तो उनका जो ओरिजिनेट होता था वो असाफ से ओरिजिनेट करते थे उनका नाम। तो द लीजेंडरी मिनिस्ट्री ऑफ द प्रॉफिट किंग सुलेमान द सोलोमन, द टाइटल मिर्जा राजा वॉज अकॉर्ड विद द औरंगजेब इन 2 हाईएस्ट मेकिंग नोबल जय सिंह एंड द जसवंत सिंह।
तो एक टाइटल है मिर्जा राजा भी टाइटल देता था, कौन? औरंगजेब। ठीक है, मिर्जा राजा वॉट अकॉर्ड बाय द औरंगजेब। उसके दो हाईएस्ट रैंकिंग नॉवेल्स को टाइटल दिया था, जय सिंह को और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा टाइटल दिया था। द टाइटल भी अन और पेड फॉर मीर खान ऑफर 1 लाख रुपीज़ टू। कभी कभी तो टाइटल देने के लिए पैसा भी देना पड़ता था औरंगजेब को, तो 1 लाख रुपये औरंगजेब इसको पैसा देता था तो उसको टाइटल मिल जाता था मीर खान का। ठीक है, फॉर लेटर अलीफ, समझ गए? उसका नाम फिर चेंज हो जाता था अमीर खान, समझिए। उसके बाद देखो, उसके बाद फिर अदर अवार्ड इंक्लूड द रोब ऑफ ऑनर खिलत, अ गार्नमेंट वोन बाय द एम्पर एंड द इम्बाइब। अदर अवार्ड क्या होता था? एक रोब ऑफ ऑनर, जो खिलत है, रोब ऑफ ऑनर है, वो वैसा कुछ गारमेंट है। रोब ऑफ ऑनर, रोब ऑफ ऑनर जिसको खिलत बोलते हैं, ऐसे गारमेंट है, वंस वोर बाय द एम्पर एंड इम्बाइब विथ हिज बेनेडिक्शन वन गिफ्ट। तो वो एम्पर वॉन करता था और एक वो वॉन करके दूसरे को दे देता था। ठीक है, इम्बाइब विद द बेनेडिक्शन। सो वन गिफ्ट द सरप्पा हेड टू फूट कंसिस्टेड ऑफ अ टूनिक, टर्बन एंड अ सस पटका। तो एक गिफ्ट होता था जिसका नाम था सरप्पा, कंसिस्ट ऑफ टूनिक, टर्बन एंड सस पटका। ज्वेलर्स ornament were often given as a gift by the emperor. The lotus blossom set with the jeweler's Padma Murasa was given only in exceptional circumstances. The courtier never approached the emperor empty-handed. और कभी भी कोर्ट कभी भी खाली हाथ नहीं जाते थे एम्पर के पास। ही ऑफर आइदर ए स्मॉल सम मनी, या स्मॉल सम मनी जिसको बोलते हैं नज्र, वो लेके जाते थे, या लार्ज अमाउंट जिसको बोलते हैं पेशकश, वो लेके जाते थे एम्पर के पास। ठीक है, और इसमें लिखा है थॉमस रॉय जो था वो डिसअपॉइंटेड हो गया था व्हेन रिंग वाज प्रेजेंटेड टू असाफ खान, ही रिटर्न टू हिम। तो थॉमस रो ने असाफ खान को रिंग दिया और असाफ खान ने वो रिंग को रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो 400 रुपये का था, बहुत सस्ता रिंग था। इसके कारण थॉमस रो को डिसअपॉइंटेड हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द इम्पीरियल हाउस होल्ड। अब इम्पीरियल हाउस होल्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इम्पीरियल हाउस होल्ड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको। ओके, थैंक यू।